प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वीं के हिंदी का क्षितिज भाग 2 का एक काव्य खंड का महत्वपूर्ण कविता यह दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दोनों जो कविता है नागार्जुन के द्वारा लिखी हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इससे प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस कविता का व्याख्या देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ठीक है? देखते हैं चलिए। देखिए यह दंतुरित मुस्कान का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए दंतुरित मुस्कान का मतलब होता है जो बच्चे में जो नए-नए दाँत निकलते हैं, छोटे-छोटे दाँत जो होते हैं सामने उ उस वक़्त जो बच्चा मुस्कुराता है, उसे ही कहते हैं दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले देखिए इस कविता का सार क्या है, सारांश क्या है थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। अ, देखिए यह दंतुरित मुस्कान में कवि ने शिशु की मनोहर दंतुरित मुस्कान को देखकर उसके कहा है कि ये मुस्कान मृतकों में भी जान डाल देती है, ठीक है? उसका धूल से सना शरीर ऐसे लगता है मानो झोपड़ी में कमल खिल उठते हो, ठीक है? मतलब बच्चों का जो मुस्कान होता है, उस पर ये कवि ने बड़े ही अपने अंदाज में इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं पाठकों के लिए। देखिए, बात क्या है कि कवि बहुत दिनों के बाद अपने बच्चे शिशु से मिलते हैं, अपने जो उनके बालक हैं, बच्चे हैं, उनसे मिलते हैं, ठीक है? और मिलते हैं, तो उनको जब देखते हैं, तो उस टाइम जो वो रचना किए थे, वही भाव यहाँ पर है, ठीक है? आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहला पंक्ति क्या है? यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। धूली-धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ठीक है? आगे है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल वन गया होगा कठिन सॉरी जल बन गया होगा यहाँ पर होगा जल बन गया होगा कठिन पाषाण छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सारांश क्या है, इसका व्याख्या क्या है। देखिए इस पंक्ति के माध्यम से नागार्जुन जो है इस कविता के कवि उन्होंने कहा है एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का जो मुस्कान होता है मन मोह लेने वाला मुस्कान होता है उसी का उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। ठीक है, कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है। मतलब ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ऐसा होता नहीं है कि बच्चे की मुस्कान से कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाएगा। बस ये कविता है। यहाँ कहा गया अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश की गई है कि एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लगते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा करते हैं। ठीक है, जो आगे था हमारा लाइन में यहाँ पर कि धूली धूसर गात तुम्हारे ये गात धूली धूसर मतलब धूली धूसर मतलब धूल मिट्टी से सने अंग। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए आगे है बच्चे घर के आंगन में बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। ठीक है, चलिए कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह बालक किसी पत्थर को छू ले किसी पत्थर को छू ले तो वह भी पिघलकर जलवन बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले फिर चाहे बांस हो या फिर बबूल उससे शेफालिका के फूल ही झरेंगे। ठीक है, मतलब आम हो बांस हो चाहे बबूल हो अगर बच्चा छू ले तो शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है अर्थात शेफालिका के फूल ही झरेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल इंसान मतलब पाषाण हृदय वाला व्यक्ति हो। ठीक है, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं। वह जो करवाना चाहता है वो करते करते हैं एवं उसके साथ
खेलते हैं बच्चे के साथ, ठीक है? चलिए आगे हम देखते हैं काव्यांश 2 है, मतलब अगला पद है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए होगे, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, ठीक है? यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान, ठीक है? देखिए मतलब कि लेखक जब अपने बच्चे को मिलते हैं बहुत दिनों के बाद, देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब एकटक, अनिमेष मतलब एकटक देखना मतलब बिना पलक झपकाए देखना, ठीक है? चलिए आइए आइए देखते हैं इसका व्याख्या, थोड़ा हम देखते हैं व्याख्या है। शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो उसे पहचान नहीं पाता है, ठीक है? और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के पश्चात कवि कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते-देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ, ठीक है? मैं अपनी आँखें फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक-दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर तुम्हें जी भर देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ, ठीक है? चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, हमारे चैनल को में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं काव्यांश 3 मतलब तीसरा पद क्या है? धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिरप्रवासी मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधु मधु पर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, मतलब तिरछी निगाह से देखना, कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तुम्हारी तुम्हारी मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं इसका व्याख्या। व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताते हैं बताता है और कहते हैं कि उसके नए नए दांत निकलने अभी शुरू हुए हैं, ठीक है? कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। कवि लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि बालक तो अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही, और उसके साथ मैंने बालक में जो मनमोहक छवि है उसके कारण तो वो धन्य है ही, साथ उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया, ठीक है? आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, एक तरफ मैं दूर रहने के कारण तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और अब तुम्हें पराया भी लग रहा हूँ। एक तरह से यह ठीक भी है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क कितना ही है, ठीक है? तुमसे संपर्क मेरा कितना है, वो तो दूर में रहते थे, ठीक है? यह तो तुम्हारी माँ की उँगलियाँ ही है, जो तुम्हें रोज़ मधुर स्वादिष्ट यहाँ र होगा, रोज़ मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती है। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते-देखते जब हमारी आँखें एक-दूसरे से मिलती है, मेरी आँखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो। यह मेरे मन को मोह लेने और यह मुस्कान जो है हमारे मन को मोह लेती है, ये कवि कहते हैं, ठीक है? अपने पुत्र के बारे में, ठीक है? चलिए तो यह दंतुरित मुस्कान की कविता हो गई। आगे है फसल, इसमें ये इस पाठ्य में 2 कविता है, ठीक है? यह दंतुरित मुस्कान और फसल। आइए देखते हैं फसल, छोटी-सी कविता है, इसे देख लेते हैं इसे भी। चलिए क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख-लाख, कोटि-कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, ठीक है? एक की नहीं, दो की नहीं, हजार-हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, ठीक है? चलिए, अब आते हैं इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या क्या है इसका? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, ठीक है? इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कहते हैं कवि कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों नदी के पानी के मिलने से यह फसल पैदा होती है, ठीक है? किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है।
ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि खेतों की मिट्टी मिलती है, मतलब कई खेतों की मिट्टी मिलती है, ठीक है? तब जाकर उपजाऊ बनती है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट है, मतलब अगला काव्यांश दूसरा काव्यांश दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा पद में फसल का देखिए, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का। ठीक है, चलिए आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करता है कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। मतलब मिट्टी में ऐसा गुण है कि किसान अपने मेहनत से उसे सोना जैसे मूल्यवान बना देती है, मतलब सोने से भी ज्यादा। मतलब एक गाना सुना है ना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ठीक है, उसी प्रकार से सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देती है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। ठीक है, हमें इसी अनाज के कारण हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं। तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिससे उनके महत्व का ज्ञान हो। ठीक है, चलिए ये फसल कविता यहीं तक थे। ठीक है, चलिए साथियों, प्यारे छात्रों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेकर। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कविता है, इसका सार नोट कर लीजिएगा और अगले अध्याय में हम इसका, अगले भाग में हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।